नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? याद रखिएगा पांचवी वृत्ति के। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बता दीजिए दूसरा नंबर, कह रहा है कि ललित निबंध कौन सा है? याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह क्या है? एक ललित निबंध ही तो है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह एक ललित निबंध है। आगे बताओ बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए नाखून किसका प्रतीक है? चौथा नंबर, तो याद रखिएगा नाखून जो है वो पांचवी वृत्ति का प्रतीक है। चौथा का ए ऑप्शन सही होगा। चौथा का ए नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चे सही जवाब हो जाएगा। आगे बता दीजिए दधीची की हड्डी से क्या बना था? पांचवा नंबर, तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। भाई एक बार हमें जरा स्क्रीनशॉट ले लेने दीजिए आज का। दधीची की हड्डी से क्या बना था बाबू? इंद्र का वज्र बना था। याद रखिएगा दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे आप लोग बता दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन करा है, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? किसने कहा था बाबू सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? यह कालिदास ने कहा था। डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए द्विवेदी जी से ये द्विवेदी जी से हजारी प्रसाद द्विवेदी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? उनकी छोटी लड़की ने पूछा था। बी नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? बताइए जल्दी से। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? याद रखिएगा बाबू 8वां नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि 8वां का भी ए नंबर ऑप्शन सही है। 9वां नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से। सभी बच्चे एकदम फटाफट से जवाब बताइए। और आज पूरा क्लास किए बिना यहां से हिलना नहीं है बाबू। आज पूरा क्लास किए बिना यहां से आप लोगों को हिलना नहीं है। बताइए किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो ध्यान रखिएगा गौड़ देश के लोग। डी ऑप्शन सही होगा। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। आगे बताइए अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? 10वां नंबर क्वेश्चन, तो अनाम दास का पोथा याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। अगला नंबर जल्दी जल्दी आप लोग जवाब बताइएगा। बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज अपराधी। और हाँ प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़े हुए हैं ना? हमने लिख दिया है कि एग्जाम के समय में अगर आप लोग बताओ बाबू, एग्जाम के समय में अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ करके ठीक है ना रहेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगा ही। चलिए आगे बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? जवाब होगा नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? 12 नंबर क्वेश्चन, नाखून का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? याद रखिएगा आलोक पर्व भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। एक एक क्वेश्चन को हम एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, एकदम याद रखिएगा। आगे बताइए आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया था? 14 नंबर, तो आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह उनकी छोटी लड़की ने किया था। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न छोटी लड़की ने किया था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? 15 नंबर, तो याद रखिएगा अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। 15 का बी ऑप्शन सही होगा। अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। आगे बताओ बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 16 नंबर, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है। ठीक है आगे आप लोग बता दीजिए लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो दयनीय जीव कहा है अल्पज्ञ पिता को। ध्यान रखिएगा अल्पज्ञ पिता को। ये वाला क्वेश्चन बाबू नया है, इस पर आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे आप लोग बताइए नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के पाश्विक वृत्ति का परिणाम है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। मनुष्य के पाश्विक वृत्ति का परिणाम है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए काम सूत्र के रचयिता का नाम? प्यारे बच्चों काम सूत्र के रचयिता कौन है? बादशाह। 19वां का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? जवाब होगा मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? जवाब होगा मोम होगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। आगे बताइए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर चैप्टर कह रहा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? कह रहा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लग जाते हैं? तो याद रखिएगा उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख मिलने लग जाते हैं 9वीं सदी में। उत्तर भारत से 9वीं सदी में। अगर आएगा दक्षिण भारत तो दक्षिण भारत के बारे में बताइएगा प्यारे बच्चों। क्या दक्षिण भारत के बारे में बताइएगा 8वीं सदी। आगे बताइए नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं? बताओ बाबू नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं? तो जवाब हो जाएगा नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिला है। अगला नंबर क्वेश्चन बेतवा दान पत्र किस समय का है? तो बेतवा दान पत्र है 1020 ईस्वी का। बेतवा दान पत्र जो है ना यह 1020 ईस्वी का है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए सरहपाद की कृति है। चौथा नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? प्यारे बच्चों दोहा कोश सरहपाद की रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है? याद रखिएगा कि दोहा कोश सरहपाद की रचना, याद रहेगा। चलिए आगे बता दीजिए कह रहा है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर के लस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है? 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर के लस्य जैसे शब्द किस लिपि में है? जवाब ध्यान रखिएगा देवनागरी लिपि में। 15 का डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? याद रखिएगा ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी लिपि कहा है। 6 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 6 का ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है। आगे बता दीजिए कह रहा है कि हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में? तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। अच्छा आप लोग सुबह के लिए बताए नहीं, सुबह में आप लोग प्यारे बच्चों पूरा एक बार रिवीजन करना चाहेंगे ना? शुरू से लेकर के अंत तक हम चाहते हैं कि 3 घंटा में पूरा प्यारे बच्चों 2-3 घंटा का क्लास एक सुबह में ले लें और शुरू से लेकर के अंत तक पूरा का एक बार रिवीजन करवा दे। तो आप लोग बताइए पूरा का रिवीजन एक बार आप लोग करना चाहेंगे ना? बताओ आप जल्दी से पूरा का रिवीजन आप लोग करना चाहेंगे हाँ या ना? करना चाहेंगे ना? चलिए बिल्कुल कराएंगे। सुबह में कितना बजे का टाइम बताए हैं? सुबह में आप लोगों को हम कितना बजे का टाइम बताएं? जल्दी से बताइए सुबह में कितना बजे का टाइम? टाइम एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कर दीजिए कितना बजे आप लोगों को सुबह में जुड़ना है? सुबह में आप लोगों को कितना बजे जुड़ना है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। हम क्या बोले आपको समय प्यारे बच्चों सुबह का हम आपको कितना बजे बताएं रिवीजन का? पूरा याद करवा देंगे सुबह में, ठीक है ना? कितना बजे? 4:30 बजे। फिर से आप लोग बुला रहे हैं 4:30 बजे। 4:30 बजे सुबह 4:30 बजे आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सब दिन आप भोर में उठे हैं कि नहीं उठे हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन कल आप लोगों को उठना होगा हमारे लिए नहीं, आपके अपने लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए। कल आप लोग सुबह में उठिएगा प्यारे बच्चों, जरूर उठिएगा आप लोग। कल सुबह में आप लोगों को उठना पड़ेगा, जरूर उठिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए नागरी लिपि के लेखक कौन है? 8वां नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल भैया आगे बताइए। हिंदी भाषा की लिपि, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आगे बताइए दोहा कोश किसकी रचना है? 10वां नंबर, तो प्यारे बच्चों दोहा कोश सरहपाद की रचना है। 10वां का ए ऑप्शन सही होगा।
दोहा कोश किसकी रचना है? शरहपाद की रचना है। आगे, रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना संस्कृत भाषा में है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की विद्या है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि नागरी लिपि प्यारे बच्चों एक निबंध है। नागरी लिपि क्या है? एक निबंध है। नागरी लिपि ना ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि के ऊपर में क्या है? एक निबंध है। आगे बताइए, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये सभी भाषाएं हैं। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। डी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चे सही जवाब हो जाएगा। आगे आप लोग बता दीजिए, कह रहा है निबंध के लेखक। 14 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, गुणाकर मूले। निबंध के लेखक कौन है? वाह, बहुत बढ़िया, गुणाकर मूले प्यारे बच्चे, एकदम याद रहेगा ना। निबंध के लेखक गुणाकर मूले, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपको बता दीजिए, कह रहा है सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? 15 नंबर क्वेश्चन बताइए, सूर्य नामक रचना किनकी है? सूर्य नामक पुस्तक, तो सूर्य नामक पुस्तक भी गुणाकर मूले की ही रचना है। सूर्य नामक पुस्तक भी गुणाकर मूले की ही रचना है, ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? 16 नंबर, नेवारी भाषा में लिखी। ये नेवारी आपको बताया था कि हिंदी हो गया, नेपाली हो गया, नेवारी हो गया, ये सब लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। आगे बता दीजिए, कह रहा है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? 17 नंबर, तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे बता दो आप जल्दी जल्दी से 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। आगे बताओ 18 नंबर, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? विजयनगर के शासकों के लेख प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। विजयनगर के शासकों के लेख नंदी, ध्यान रखिएगा, नंदी नागरी लिपि में है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, परमार शासक भोज कहां के रहने वाले थे? तो परमार शासक भोज प्यारे बच्चों धारा नगरी के रहने वाले थे, याद रखिएगा। आगे बताइए, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी